नमस्ते। आज हमारे पास जो कहानी है वो किसी मेडिकल जर्नल से नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे सीधे किसी फिल्म स्टूडियो से आई है। हाँ हाँ बिल्कुल। इसका शीर्षक है द हार्वेस्ट ऑफ द हिडन फ्लूक। हम्म। ये कहानी है मणिपुर के एक किसान लीचांग की, 45 साल के, और उनकी जिंदगी एक सुबह अचानक एक खूनी खांसी के साथ पूरी तरह बदल जाती है। आज हम इस कहानी की परतों को खोलेंगे, जो एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह सामने आती है, और इसके पीछे छिपे एक गहरे मेडिकल रहस्य को सुलझाएंगे। बिल्कुल। और यही बात इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। ये सिर्फ एक बीमारी के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी आदतें, हाँ, यहाँ तक कि हमारी परंपराएं भी अपने अंदर कुछ अनजाने खतरे छिपाए हो सकती हैं। ये एक तरह से एक मेडिकल जासूसी की कहानी है। मेडिकल जासूसी, ये अच्छा है। हाँ, जहाँ डॉक्टर सुरागों को जोड़कर एक ऐसे अपराधी तक पहुंचते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो चलिए कहानी के पहले सीन से शुरू करते हैं। माहौल को समझना बहुत जरूरी है। मणिपुर की एक खूबसूरत सुबह, धान के लहलहाते खेत हैं, बांस की बनी झोपड़ियां, और लीचांग अपने परिवार के साथ है। गरम चावल और स्मोक्ड मछली खा रहा है, बच्चों के साथ हंस रहा है। मतलब सब कुछ एकदम शांत और सामान्य है। और ये सामान्य माहौल कहानी की नींव है। ये एक बेसलाइन सेट करता है, बेसलाइन, हाँ। ताकि जब चीजें बिगड़ना शुरू हों तो हमें उसका असर महसूस हो। यहाँ कोई अचानक कोई दुर्घटना नहीं है, कोई बाहरी हमला नहीं है। खतरा इसी शांत माहौल में, इसी रोजमर्रा की जिंदगी में चुपचाप पनप रहा है। सही बात है। स्रोत में एक लाइन में गीली मिट्टी में धंसते नंगे पांव, ये दिखाता है कि लीचांग अपनी जमीन से, अपनी प्रकृति से कितना जुड़ा हुआ है। और विडंबना देखिए, खतरा भी उसी प्रकृति के हिस्से से आने वाला है। और फिर कहानी में पहला तनाव का धागा आता है, एक खांसी। हाँ, बस एक मामूली सी खांसी। बिल्कुल, जिसे कोई भी नजरअंदाज कर देगा। लेकिन ये खांसी जाती नहीं, बल्कि और गहरी होती जाती है। फिर शाम को हल्का बुखार आने लगता है, रात को पसीने से उसकी कमीज भीग जाती है। ये सब बहुत धीरे धीरे हो रहा है। और यहाँ पर मानवीय मनोविज्ञान का एक बहुत दिलचस्प पहलू सामने आता है। हम अक्सर शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, है ना? सोचते हैं कि ऐसे ही होगा। हम उन्हें किसी जानी पहचानी वजह से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसा कि स्रोत में लिखा है, गांव में खांसी आम थी, शायद लकड़ी के धुएं से लोगी या फसल की धूल से। सही। हम एक नई और डरावनी सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय उसे अपनी सामान्य दुनिया में फिट करने की कोशिश करते हैं। और फिर वो पल आता है जो एकदम किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। एक सुबह लीचांग जोर से खांसता है और उसके थूक में खून आता है। लेकिन वो घबरा कर किसी को बताने के बजाय तुरंत उसे अपने पैर से मिट्टी में मिला देता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली इमेज है। बहुत ज्यादा। ये इनकार या डिनायल का एक क्लासिक उदाहरण है। उसे लग रहा है कि अगर वो इसे छिपा देगा तो शायद ये सच नहीं रहेगा। मतलब वो खुद से भी सच्चाई छुपा रहा है। बिल्कुल। वो सिर्फ दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से भी। और बीमारियों के मामले में ये देरी अक्सर बहुत भारी पड़ती है। शरीर के अंदर जो लड़ाई चल रही है, उसे वो जितना नजरअंदाज करेगा, दुश्मन उतना ही मजबूत होता जाएगा। और फिर कहानी का इंटरवल से पहले वाला क्लाइमैक्स आता है। आधी रात को जोर का तूफान है, और उसी तूफान के बीच लीचांग के शरीर के अंदर का तूफान भी फट पड़ता है। हाँ, उसे इतनी जोरदार खांसी उठती है कि मुंह से बहुत ज्यादा खून आने लगता है। ये सीन तो रोंगटे खड़े कर देता है। बच्चे रो रहे हैं, पड़ोसी चिल्ला रहे हैं, एक पूरा केओस। हाँ। और एक पुरानी जीप उसे लेकर अंधेरे और बारिश में इम्फाल के अस्पताल की ओर भाग रही है। स्रोत में लिखा है, उसकी हर सांस ऐसी लग रही थी मानो आखिरी हो। ये वो मोड़ है, वो टिपिंग पॉइंट, जहां छिपी हुई बीमारी एक जानलेवा इमरजेंसी बन जाती है। शरीर की सहने की क्षमता अब जवाब दे चुकी है, खत्म हो गई। हाँ। जो खतरा हफ्तों से धीरे धीरे पनप रहा था, वो अब अचानक जान लेने पर उतारू हो गया है। वे इम्फाल के अस्पताल पहुंचते हैं। सफेद लाइटें, दवाइयों की गंध, मॉनिटर की बीप की आवाजें। डॉक्टरों की टीम तुरंत काम पर लग जाती है। और शुरुआती लक्षण देखकर, खांसी, बुखार, फेफड़ों से खून, उनका पहला शक किस पर जाएगा? टीबी पर? हाँ, ट्यूबरकुलोसिस? हाँ। और ये एक बहुत ही तार्किक शक था। सारे लक्षण टीबी की ओर ही इशारा कर रहे थे, और उस इलाके में आम भी है। लेकिन यहीं से कहानी का वो जासूसी वाला हिस्सा शुरू होता है। अच्छा। एक अनुभवी डॉक्टर को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। पहेली के सारे टुकड़े अपनी जगह पे फिट नहीं हो रहे थे।
तो वो कौन सा पहला सुराग था जिसने डॉक्टरों को सोचने पर मजबूर किया कि वे शायद गलत दिशा में जा रहे हैं? पहला सुराग मिला खून की एक साधारण सी जांच से। रिपोर्ट में एक शब्द लिखा था, इयोसिनोफिलिया। इयोसिनोफिलिया, ये तो काफी टेक्निकल साउंड करता है, पर इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे शरीर में अलग अलग खतरों से लड़ने के लिए अलग अलग सेनाएं होती हैं। बैक्टीरिया से लड़ने के लिए न्यूट्रोफिल नाम के सैनिक जाते हैं। ठीक है। लेकिन जब शरीर में कोई पैरासाइट यानी परजीवी जैसा बड़ा दुश्मन घुस आता है, तो शरीर एक खास तरह की सेना भेजता है जिसे इयोसिनोफिल कहते हैं। अच्छा। लीचांग के खून में इन इयोसिनोफिल की संख्या बहुत ज्यादा थी। ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं था, ये लड़ाई के मैदान से आई एक खुफिया जानकारी थी जो कह रही थी आप गलत दुश्मन से लड़ रहे हैं। वाह, मतलब खून की एक बूंद ने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। ये तो कमाल है। तो टीबी का शक कमजोर पड़ने लगा। अगला सुराग कहाँ से मिला? अगला सुराग एक्सरे में मिला। डॉक्टरों को फेफड़ों में अजीब गुहा दिखी। अब टीबी में भी फेफड़ों में कैविटी बनती है, लेकिन तो यहाँ कुछ अलग तरह की थी। तो अलग थी कैसे? वो टीबी के कारण होने वाले घाव जैसी नहीं लग रही थीं। इससे उनका शक और भी गहरा हो गया कि यहाँ कुछ और ही चल रहा है। तो एक्सरे से ये तो पता चल गया कि मामला टीबी से ज्यादा अजीब है, लेकिन सुरंग वाली बात, वो तो बहुत ही चौंकाने वाली होगी। ये पता कैसे चला? बिल्कुल, अगला कदम था सीटी स्कैन, जो शरीर के अंदर की और भी साफ तस्वीर देता है। और सीटी स्कैन की रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया। क्या मिला उसमें? रिपोर्ट में दिखा कि लीचांग के फेफड़ों में सुरंग जैसे रास्ते बने हुए हैं। सुरंग फेफड़ों के अंदर? हाँ, जरा सोचिए, ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा जीव फेफड़ों के नर्म टिश्यू को खोदकर उसके अंदर से अपना रास्ता बना रहा हो। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा था। बैक्टीरिया ऐसा नहीं करते, ये किसी बड़े चलने फिरने वाले जीव का काम था। ये सुनने में ही भयानक लग रहा है। तो अब उनके पास 3 सुराग थे, गलत तरह के ब्लड सेल, अजीब कैविटीज और ये सुरंगें। लेकिन अपराधी का नाम, वो अभी भी पता नहीं था। नहीं, तो निर्णायक सबूत कैसे मिला? स्मोकिंग गन जिसे कहते हैं। वो लैब से आया। एक लैब तकनीशियन ली चांग के थूक के सैंपल को माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहा था और अचानक उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने सारी पहेली सुलझा दी। क्या? उसे माइक्रोस्कोप में छोटे छोटे ऑपरक्यूलेटेड अंडे दिखे। ये एक खास तरह के परजीवी के अंडे होते हैं जिनके एक सिरे पर एक छोटा सा ढक्कन जैसा बना होता है। अच्छा। यह पक्का सबूत था। कमरे में सन्नाटा छा गया होगा। उन्होंने अपराधी को पकड़ लिया था। और तशखीस यानी डायग्नोसिस साफ हो जाती है। ये टीबी नहीं बल्कि एक पैरासाइट है, लंग फ्लूक। लंग फ्लूक, एक ऐसा कीड़ा जो इंसान के फेफड़ों में रहता है। एक मिनट, फेफड़ों में कीड़ा? ये किसी के शरीर में पहुंच कैसे सकता है? इसका वैज्ञानिक नाम है पैरागोनेमस वेस्टरमेनी, लेकिन लंग फ्लूक कहना ज्यादा आसान है। फ्लूक का मतलब होता है चपटा कीड़ा। चपटा कीड़ा? हाँ, तो सोचिए, एक छोटा चपटा पत्ती जैसा कीड़ा जो आपके फेफड़ों के अंदर रह रहा है, वहाँ सुरंगे बना रहा है और अंडे दे रहा है, और ये शरीर में पहुँचता है हमारे खाने के जरिए। और यहीं पे कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है, जहां ये मेडिकल थ्रिलर वापस लीचांग की शांत ग्रामीण जिंदगी से जुड़ जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर उससे एक बहुत ही सीधा सवाल पूछते हैं, क्या आप नदी के केकड़े खाते हैं? कभी कभी अधपके या अचार वाले? और लीचांग कमजोरी से सिर हिलाता है। हाँ, दोस्तों के साथ नदी किनारे मछली पकड़ना, ताजे केकड़ों का अचार बनाकर खाना, ये तो वहाँ की जिंदगी का, वहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा था। और बस उसी एक पल में कहानी के सारे धागे एक साथ जुड़ गए। अस्पताल की हाईटेक मशीनें और गांव की एक साधारण सी परंपरा, सब एक ही कहानी का हिस्सा बन गए। मतलब खतरा किसी अनजान जगह से नहीं, बल्कि उसकी अपनी प्लेट से, एक पसंदीदा खाने की चीज से आया था। बिल्कुल सही। इस पैरासाइट का जीवन चक्र बहुत बहुत चालाक होता है। इसके लार्वा पहले मीठे पानी के घोंघे में पलते हैं, फिर वहां से निकलकर नदी के केकड़ों या क्रेफिश के शरीर में घुस जाते हैं। अच्छा। जब कोई इंसान इन संक्रमित केकड़ों को कच्चा या अधपका खाता है, तो ये लार्वा पेट की दीवार को पार करके शरीर के अंदर सफर करते हुए फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। ओह। वहां वे बड़े होकर वयस्क बन जाते हैं और अंडे देना शुरू कर देते हैं, जिससे लीचांग को खूनी खांसी हो रही थी। स्रोत में इसे एक खामोश हमलावर कहा गया है। और अगर इसका पता ना चलता तो? इसका अंजाम क्या हो सकता था?
अगर इसका इलाज ना होता तो ये उसके फेफड़ों को पूरी तरह नष्ट कर सकता था, और कभी-कभी ये पैरासाइट भटक कर दिमाग तक भी पहुंच जाते हैं, जो लगभग हमेशा जानलेवा होता है। बाप रे। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ खाद्य पदार्थों को ठीक से पकाना कितना जरूरी है। सही बात है। फिर इलाज शुरू होता है। अब जब दुश्मन का नाम पता चल गया था तो डॉक्टरों के पास उसका हथियार भी था, प्राज़िक्विंटल नाम की गोलियां। हाँ, प्राज़िक्विंटल। ये दवा इस तरह के परजीवियों के लिए एक तरह का टारगेटेड मिसाइल है। टारगेटेड मिसाइल। हाँ, ये दवा पैरासाइट की बाहरी त्वचा को नुकसान पहुंचाती है, उसे पैरालाइज कर देती है, जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम उसे आसानी से खत्म कर देता है। कहानी में लीचांग की रिकवरी को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। कैसे? धीरे धीरे बुखार उतरता है, खांसी में कमी आती है और सबसे जरूरी खून आना बंद हो जाता है। और फिर 1 महीने बाद कहानी हमें वापस वहीं ले जाती है जहां से सब शुरू हुआ था। लीचांग अपने खेतों में खड़ा है। वही उगता सूरज, वही धान के खेत। दुनिया बाहर से वैसी ही दिख रही है, लेकिन लीचांग अंदर से पूरी तरह बदल चुका है। हाँ, और ये कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। असली बदलाव सिर्फ शारीरिक नहीं है। अब वो सिर्फ एक किसान नहीं है जो अपनी जमीन पर काम करता है, वो अब अपने अनुभव से मिली जानकारी का एक माध्यम बन गया है। ये बदलाव कितना महत्वपूर्ण है। मतलब एक व्यक्ति जो अपनी बीमारी के पहले संकेत को डर के मारे अपने पैर से मिट्टी में छुपा रहा था, हाँ, अब वो शाम को आग के पास बैठकर सबको उसके बारे में बता रहा है। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये तो अपने डर पर विजय पाने जैसा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक बदलाव है। उसने अपनी पीड़ा को, अपने डर को एक सबक में बदल दिया है। स्रोत बताता है कि अब वो हर केकड़े को खाने से पहले अच्छी तरह से पकाता है। वो अपने पड़ोसियों को इसके खतरों के बारे में चेतावनी देता है। वो अपनी कहानी सुनाता है ताकि जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। वो एक रक्षक बन गया है। बिल्कुल, वो अब सिर्फ एक पीड़ित नहीं है, वो अपने समुदाय का रक्षक बन गया है। कहानी वहीं खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी, खेतों में उगते सूरज के साथ। लेकिन आखिरी पंक्ति बहुत दमदार है। अब हर सांस एक तोहफे जैसी लगती थी। ये एक खूबसूरत अंत है। ये दिखाता है कि कैसे मौत के इतने करीब से गुजरने का अनुभव जिंदगी के प्रति हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है। सही बात है। सांस लेना, जो हम हर पल बिना सोचे समझे करते हैं, उसके लिए भी इंसान शुक्रगुजार हो जाता है। तो इस पूरी कहानी का क्या मतलब निकालें? द हार्वेस्ट ऑफ द हिडन फ्लूक एक जटिल मेडिकल केस को एक ऐसे मानवीय नाटक में बदल देती है जिसे हम सब समझ सकते हैं। ये सिर्फ एक बीमारी की कहानी नहीं है, ये डर, इनकार, खोज और आखिर में बचने और बदलने की कहानी है। और अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। स्रोत के अंत में एक बहुत ही सिनेमाई लाइन है। क्या? कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन वे होते हैं जिन्हें हम अपनी मेज पर आमंत्रित करते हैं, और अस्तित्व उनके नाम को जानने से शुरू होता है। वाह, ये एक बहुत गहरी बात है। दुश्मन कोई बाहरी हमलावर नहीं था, बल्कि वो था जिसे उन्होंने खुद अपनी मेज पर अपने खाने में शामिल किया था। उसे बस पहचानना जरूरी था। और यही हमें हमारे श्रोता के लिए एक अंतिम विचार की ओर ले जाता है। हमारी अपनी दिनचर्या या परंपराओं में ऐसे और कौन से छिपे हुए फ्लूक हो सकते हैं? वो चीजें जिन्हें हम सामान्य मानकर स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जिनमें अनदेखे जोखिम हो सकते हैं। ये सिर्फ खाने की आदतों के बारे में नहीं है, ये उन विचारों, विश्वासों या आदतों के बारे में भी हो सकता है जिन्हें हम बिना सवाल किए अपना लेते हैं। सही। ये कहानी हमें हमारी जिंदगी के सामान्य चीजों को भी थोड़ी और जिज्ञासा और शायद थोड़ी आलोचनात्मक नजर से देखने के लिए प्रेरित करती है।